हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है ये राजनीतिक विज्ञान का है, पार्ट 2 है, जिसमें हम आपके लिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, हमारे कितने अधिकार हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। इसके अंदर अनुच्छेद 1 से 32 तक की संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें यकीन है कि अगर कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है या हमें कुछ तकलीफ़ है और कोई हमारी बात नहीं समझ रहा है, तो भारतीय संविधान जो है वो हमें अधिकार देता है और कानून जो है वो हमारी बात सुनेगा, जिसमें हमें कई अधिकार दिए गए हैं। तो हम हमारे पहले अधिकार की चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन सा अधिकार है और कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है। हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके जो काउंट्स में दिए हैं ये अनुच्छेद है। जैसे समानता का अधिकार है तो वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये 29 और 30 में दिया गया है। और जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। ये जो नया संविधान है उसकी जानकारी है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे मूल संविधान कहते हैं। भाग नंबर 1 में जो पहला भाग है, जैसे इसमें ऊपर में लिखा है भारतीय संविधान में 25 भाग है, इसमें से पहला जो भाग है वो संघ और इनका राज्य क्षेत्र है। ये भाग की जो ये हेडिंग है, इसके तहत अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है, इससे हमें दो बातों को पता चलता है। पहली, इस देश का नाम भारत या इंडिया है। दूसरी, देश की शासन व्यवस्था जो है वो संघात्मक है। दूसरा जो अनुच्छेद है वो ये बताता है जो राज्य पहले से ही भारत का नहीं है या विदेशी क्षेत्र है, इनको भारत में संसद के द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार भारत में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि जो पुडुचेरी था 1954 में उसे भारत में शामिल किया गया था, और 1961 में गोवा को शामिल किया गया था, 1975 में सिक्किम को शामिल किया गया था। तो भारतीय संसद के द्वारा जो शर्तें बनाई गई है उसके अनुसार इन राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है। और जो तीसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3, भारत के किसी राज्य जो कि पहले से मौजूद है यानी भारत में ही है के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाएगा। इस कार्य को केवल संसद ही करेगी। किसी भी राज्य को संघ शासित प्रदेश में या संघ शासित प्रदेश को राज्य में बदलने की जिम्मेदारी भी संसद के पास होती है। इसमें कहने का ये मतलब है कि ऐसा राज्य जो भारत में पहले से ही है, यदि उसका नाम परिवर्तन करना हो तो ये कार्य भारतीय संसद द्वारा किया जाएगा। उसका क्षेत्र परिवर्तन करना हो या उसकी सीमा को परिवर्तित करना हो, जैसे कि कई बार हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि जो बड़े राज्य थे उसके बाद में उन दो राज्यों का बंटवारा कर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगी, जिन्हें पहले जो है एक ही राज्य में समावेश किया गया था, लेकिन आज जो है ये अलग अलग राज्य हैं। आप दूसरे राज्यों का भी उदाहरण देख सकते हैं। किसी भी राज्य को संघ शासित प्रदेश में संघ शासित प्रदेश को राज्य में बदलने की जो जिम्मेदारी है वो भी संसद के पास ही होती है। इन्हीं की शर्तों के अनुसार सीमा क्षेत्र में या राज्यों में परिवर्तन किया जाएगा। और इसमें नोट करने वाली ये बात है, कोई राज्य दूसरे देश को साधारण विधि द्वारा नहीं दे सकते। उनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। 100वें संविधान संशोधन 2015 में भारत के कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिए। जैसे हम किसी दूसरे देश के राज्यों को हमारे में समावेश करते हैं, तो मान लीजिए अगर हमारे देश का कोई राज्य है जो बॉर्डर से लग रहा है और हमें देना पड़ रहा है, तो इस तरह से नहीं होगा कि उसे आसानी से दे दिया या कुछ उसमें साधारण विधि से उसको दे दिया। नहीं, इसके लिए हमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अंदर संशोधन करना होगा, उसे देखना होगा, समझना होगा, और उसमें जो परिवर्तन करने योग्य है वो चीज़ें होगी।
इसी के तहत 2015 में जो बांग्लादेश के साथ में कुछ हमारे जो रिलेशंस हुए थे, भारत के कुछ क्षेत्रों को जो बांग्लादेश को दिए थे, वो इसी संशोधन के अनुसार दिए गए थे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है वो अनुच्छेद 4 की चर्चा हो रही है। हमने अब तक अनुच्छेद 1 से 3 तक देखे थे। अब अनुच्छेद 4 के बारे में समझते हैं। उपरोक्त विधि सांसद साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। 368 संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 1, 2, 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होगा। ये एक तरह से दिया गया है डेफिनेशंस, जो मतलब जो कुछ चीज़ें हमें अपवाद स्वरूप जो मिलती है, ये उसी तरह का एक वाक्य है कि हमें अनुच्छेद 1, 2, 3 में किया गया संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होगा। भाग 2 जो है, जैसे 25 भाग दिए जिसमें हमने पहले भाग की चर्चा कर ली थी, अब जो है हम भाग 2 की चर्चा करेंगे। भाग 2 में नागरिकता जो है उसके बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है। चलिए देखते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। भारत एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत का जो नागरिक है वो केवल एक ही देश का नागरिक रह सकता है भारत का, या तो भारत का नागरिक रहेगा तो वो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति निम्न शब्दों को पूरा करता है तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए किन किन चीज़ों का पूर्ण होना आवश्यक है वो इसमें दिया गया है। भारतीय नागरिकता 5 आधार से मिलती है, यानी कि हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। इनमें से किसी के भी आधार पर मिल सकती है, जिसमें पहला पॉइंट है जन्म के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है और जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो ऐसा बच्चा भारत का नागरिक होगा। यानी माता और पिता दोनों में से कोई भी अगर एक भारत का नागरिक है तो उनका बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा जो है वो है वंश के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर कहीं पर हुआ है तथा उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, ये पॉइंट है एक तरह से कि भारत का नागरिक हो और अवैध प्रवासी ना हो, तो ऐसा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। इसमें नोट करने ये योग्य है। माता नागरिकता आधार जो है वो विदेश जन्म व्यक्ति नागरिकता प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में दिया। पूर्व पिता का वंश आधारित था। इसमें ये कहना चाह रहा है कि 1992 में जो अधिनियम आया था उससे पहले जो था वो इस तरह से था कि पिता जो है वो भारत का निवासी होगा और बच्चा अगर कहीं भारत से बाहर जन्मा है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। माता अगर भारत की निवासी है और बाहर बच्चा जन्मा है तो ऐसे बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। परंतु 1992 में माता और पिता दोनों को ही प्रावधान दिया गया था कि दोनों में से कोई भी अगर एक भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, तो उनके बच्चे को भी उसी तरह से अधिकार दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है पंजीकरण के आधार पर, यानी कि एक तरह से रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। 7 वर्षों से भारत में रहता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो पिछले 7 वर्षों से भारत में रहता है, जन्म भारत में हुआ, भारत से बाहर रहता हो, यानी कि भारत में जन्मा है लेकिन रहता बाहर है। विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह होने पर उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। राष्ट्रीय मंडल देशों नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत में सरकारी नौकरी करते हैं, जो भारत के नहीं है भारत में सरकारी नौकरी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर है चौथा पॉइंट जो है भारत की नागरिकता के अंदर, वो है देशीकरण के आधार पर। ये इस तरह से है, यदि कोई व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से भारत में रह रहा है, भारत के संविधान का सम्मान करता है, राष्ट्रीय झंडे को अपनाते हैं, भारत के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्जित करता है, संविधान में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकारी है उसके पास, और अपने मूल देश का नागरिकता जो है उसने त्याग दी हो या त्यागने के लिए तैयार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी प्राकृतिक आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि अगर वो इन चीज़ों का, इन जो शब्द हैं वो पूर्णतः पालन होने चाहिए, इन शब्दों का पालन करता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। फिर जो है वो 5वां जो पॉइंट है वो है अधिग्रहण के आधार पर। यदि किसी क्षेत्र
यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे। एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉर्डर है जहाँ कोई गांव है जिसकी जो थी पहले जिस तरह से बॉर्डर इश्यूज होते हैं, तो वो गांव जो है वो अब भारत में शामिल हो गया है। तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो नागरिक है उनके पास जो उनके देश की जो नागरिकता वो छीन जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति कहाँ जाएंगे? तो उन्हें वो जिस देश में शामिल हो रहे हैं वो भारत में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें भी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत में नागरिकता प्राप्त होगी, क्योंकि वो भारत के क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। फिर जो है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। जिस तरह से भारत नागरिकता का अधिकार देता है उसी तरह से नागरिकता को समाप्त भी कर सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है स्वेच्छा से। यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का त्याग करना चाहता हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो तथा पिछले 7 वर्षों से भारत से संबंध खत्म कर लिया है, और ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरा जो है वो है बर्खास्त के द्वारा, यानी बर्खास्त करके। यदि किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है। देशद्रोही की जो नागरिकता है उसे सरकार द्वारा छीना जा सकता है, या किसी ने प्राकृतिक पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की हो और इसे किसी अन्य देश में 2 साल से अधिक की सजा हुई हो तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। जैसे हमने पिछले पॉइंट पढ़े थे कि भारत जो है वो नागरिकता दे सकता है पंजीकरण के आधार पर या प्राकृतिक के आधार पर। अगर किसी ने पंजीकरण के आधार पर या प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता को धारण किया था लेकिन अन्य देश में गया और 2 साल से अधिक की उसको सजा हुई है, उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसको सजा हुई है और 2 साल से अधिक की सजा हुई है, तो ऐसे व्यक्ति की जो नागरिकता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। फिर जो है वो अनुच्छेद 5 है, जिसमें प्रारंभ से नागरिकता, यानी कि जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में है, संविधान लागू से 5 साल पहले भारत में हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो प्रारंभ से ही भारत के रहे हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्षों पूर्व से ही वो भारत में हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको प्रारंभ से नागरिकता दी जाती है। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए जो नागरिकता है वो इस तरह से है: 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आकर रहा हो या बाद में आया हो। अनुच्छेद 7 में है 1 मार्च 1947 से पूर्व जो पाकिस्तान चले गए, बाद में वापस आ गए, व 6 माह में रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पूर्व जो पाकिस्तान में चले गए थे और बाद में वापस आए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 माह में ही भारत की जो नागरिकता है वो मिल सकती है। अनुच्छेद 8 में जो दिया गया है, भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों नागरिकता अधिकार जिसके माता पिता दादा दादी भारत में हुआ है तो उन्हें भी जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है अनुच्छेद 8 के तहत। फिर जो है अनुच्छेद 9 में है स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य में नागरिकता हो जाए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि मुझे किसी और विदेश में रहना है, उनकी जो नागरिकता है उसे अपनानी है, तो वो जब दूसरे देश की जब नागरिकता अपनाएगा तो वो अपने आप ही भारत की नागरिकता का अधिकार खो देगा, उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता संबंध विधि बनाने की शक्ति है, यानी कि हमारे जो संसद है उन्हें नागरिकता के संबंध में जो विधि है वो बनाने की संपूर्ण शक्तियाँ है। इसे ही नागरिकता का जो उल्लेख है वो किया गया है भाग 2 में। और जो एक सेंटेंस हमने पढ़ा था कि भारत में एकल नागरिकता है, वो इन शब्दों को, इन आधार को दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे विदेशी राज्य की या दूसरे देश की नागरिकता को अपनाता है तो हमारे यहाँ की, हमारे भारत की जो है वो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसे ही एकल नागरिकता कहा जाता है, यानी केवल एक देश की नागरिकता। फिर जो है वो भाग 3 का इसमें जिक्र है, जिसमें भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो अवधारणा है ये अमेरिका के संविधान से ली गई थी। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 1978 में जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया था और इस संविधान में अनुच्छेद जोड़कर शामिल किया था। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। वर्तमान में जो है वो 7 के बजाय अब 6 मूल अधिकार कर दिए गए हैं। पहले जो थे वो 7 थे और अब जो है वो 6 है। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को संविधान का अलौकिक भाग कहा है, क्योंकि ये भाग आपको आपके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करवाता है, आपको आपके अधिकार से अवगत करवाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताया है। हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं वो इस तरह से हैं। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जो 6 पॉइंट है इनकी चर्चा करते हैं। पहला जो है वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेके 18 के ये इसमें है। तो अनुच्छेद 14 में दिया है विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये नकारात्मक है, जबकि विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सकारात्मक है। अनुच्छेद 15 में दिया है राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, इन सब चीज़ों पर किसी भी तरह से आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 काउंस ए, इसके अंदर किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे तालाब, होटल, अस्पताल आदि में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति व लिंग के आधार पर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। आप चाहे हॉस्पिटल में एंटर हो या होटल में, आपसे आपकी कास्ट, आपका रिलीजन नहीं पूछा जाएगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं नहीं पूछा जाएगा। आप कैसे दिखते हैं ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपका जो काम है वह एक नागरिक के तौर पर ही किया जाएगा। इसमें नोट करने वाली ये बात है, इसमें कहीं भी मंदी शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 16 के तहत हम ये देखते हैं कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में सबको समान अवसर दिया जाएगा। हर एक नागरिक एक समान है। अनुच्छेद 16 काउंस 2 के तहत धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत यह अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत का है उसे निषेध करता है। यानी कि जो जैसे हम देखते हैं कि जो आज़ादी से पहले का भारत या पूर्व में जो भारत था, जिस तरह से छुआछूत या अन्य कोई अस्पृश्यता था, तो उस चीज़ को जो है वो अनुच्छेद जो 17 है वो निषेध करता है। और हम देखते हैं कि आजकल हमें ऐसे कहीं पे भी कुछ इस तरह के मामले नहीं देखने को मिलते हैं। ये सब हमें जो है हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं। नोट करने योग्य ये है, अस्पृश्यता को मिटाने के लिए भारतीय संसद ने 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। 1976 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन करके नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम कर दिया गया था। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के प्रयोग पर रोक 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई सरकार ने पद्म पुरस्कार के वितरण पर लगा दी थी, इन्होंने रोक लगाई थी। लेकिन 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया गया था। आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना पसंद है और हमारा जो संविधान है वो भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये जो है ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 में है, इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन
1978 में संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से अनुच्छेद में वर्तमान में जो है वो 6 तरह की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत हमें विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि हम किसी भी मुद्दे पर अपने जो विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं। शब्दों की मर्यादा हमारे अंतर्गत रहेगी। हमें इस तरह से विचार जो है वो व्यक्त करने हैं कि ठेस ना पहुंचे किसी भी व्यक्ति को। तो इस तरह से शब्दों की मर्यादा तो हमें खुद को ही ध्यान में रखकर अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। तो ये जो हमें अधिकार मिला है ये इसके अंतर्गत दिया जाता है। बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जिस तरह से मान लीजिए आप भजन मंडली बनाते हैं, कई बार जो है महिला मंडल बनता है, और आप देख सकते हैं कि एसोसिएशंस जो है वो बनती है। तो ये जो है वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमें मिलती है। भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। जो अभी धारा जम्मू कश्मीर में हटी थी तो ये उसके बारे में भी है, वहाँ पे भी अब जो है वो निवास किया जा सकता है। भारत में कहीं पर भी कारोबार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये भी हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 20(1) के तहत आपराधिक आरोपों के मामले में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण इस अधिनियम में 3 बातें दी गई थी, जिसमें पहली यह है किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप पर किसी भी प्रकार का जो दोष है वो लगा है, तो और आपको जो गिरफ्तारी हुई है आपकी या गिरफ्तार करने के लिए आपको आए हैं, तो उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना कारण बताए वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20(2) के तहत एक ही अपराध की 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। एक एग्जाम्पल दूंगी कि मान लीजिए कोई आपको सज़ा हो रही है किसी चीज़ के लिए, तो आपने जो किया है या उस आपराधिक व्यक्ति ने जो किया है उस अपराध की आपको 1 बार सज़ा मिलेगी, उस चीज़ की आपको 2-2 बार सज़ा नहीं दे सकते। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते कि तुम मेरे विरुद्ध या मेरे समक्ष इस तरह की बात को सिद्ध करो या इस तरह की बात की गवाही दो। तो गवाही देने के लिए आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के तहत इस तरह से है इसमें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रक्रिया से राज्य व्यक्ति का जीवन नहीं ले सकता। अनुच्छेद 21(a) के तहत यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इनके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना लिया गया था। जो शिक्षा का अधिकार हमें मिला है, पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का जो अधिकार है वो भी हमें अनुच्छेद 21(a) के तहत मिला हुआ है, और इससे जो है वो लागू 2010 में किया गया था। जो डेट है इसमें वो आपको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा अधिकार किसके तहत मिला है और कौन से ईयर में मिला है। तो जब आप किसी भी चीज़ को दिल से पढ़ेंगे 2-3 बार तो वो अपने आप ही आपके दिमाग में आने लग जाएगी। नोट करने के लिए ये चीज़ें हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20(21) को आपातकाल में भी सुरक्षित कर दिया गया। युद्ध, बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाती है, लेकिन शस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगने पर ये स्वतंत्रता से निलंबित नहीं होगी, बल्कि इनके निलंबित के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 369 के तहत अलग से आदेश जारी करता है। ये नोट है, एक तरह से आपको देखना है, जैसे अपवाद होते हैं उसी तरह से यह है कि हमें अपवादों को याद रखा जाता है, उसी तरह से इन्हें भी याद रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है तथा 24 घंटे के अंदर अंदर इसे न्यायालय जो है उसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। इस तरह से नहीं होगा कि बस आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार कर दिया और आप 4-5 दिन से जेल में हैं और आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, या आपको जो है न्यायालय के समक्ष जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है। तो इस तरह का ये कोई भी काम नहीं होगा, बल्कि 24 घंटे के अंदर ही
आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जो है आपको कारण बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तारी हुई है। नोट है इसके तहत निवारक निरोध, इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को केवल अपराध की आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कानून सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में बना था। फिर जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने अब तक जो पढ़े थे वो समानता के अधिकार थे, उससे पहले जो हमारे मूल अधिकार थे उनकी बातें हम कर रहे थे। अभी जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। 23 के तहत ये कहा गया है कि बाल श्रम या मानव तस्करी का निषेध या बेगार प्रथा, यानी कि जो बाल श्रम है, बाल मजदूरी है, जो बच्चों को तस्करी की जाती है उसका निषेध है। और बेगार प्रथा यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें कहीं से भी उठा के मजदूरी में लगा दिया और उन्हें उनकी मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। इस तरह के जो इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो निषेध हैं। अनुच्छेद 24 के तहत है, यह अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है और इसे अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। यह कानून 1976 में बना गुरुपंद स्वामी की सिफारिश पर था और 1986 में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया था। आप बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते। फिर जो है वो हमें धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार दिया गया है, जो कि 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपना सकता है, धर्म की पूजा उपासना कर सकता है तथा धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रचार प्रसार का अर्थ कहीं भी दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं होगा। आप अपने धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी तरह की उपासना कर सकते हैं, किसी भी तरह के रिचुअल्स को फॉलो करिए, पर धर्म प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन अन्य धर्म का आप जो है अवहेलना नहीं करेंगे। इसमें जो नोट करने के लिए है, यह सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 26 में सभी व्यक्तियों में धार्मिक मामलों में प्रतिबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 27 में राज्य सरकार किसी भी धर्म की उन्नति के लिए कर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि वो टैक्स जो है वो नहीं लगा सकती धर्म की उन्नति के लिए। अनुच्छेद 28 में राज्य तथा सरकार में अनुदानित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि जहाँ जो शिक्षण स्थान है वहाँ जो है वो धार्मिक शिक्षा के लिए वो बाध्य नहीं है, वो धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ जो है वो सारे धर्म के जो है व्यक्ति, सारे धर्म से जो भी रिलेटेड है वो एक समान है, किसी भी एक धर्म के प्रति बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद जो 29 है वो इस प्रकार से, अल्पसंख्यकों को इनकी भाषा व संस्कृति को सुरक्षा का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को उनकी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्था स्थापित करने में वह उनमें प्रशासन मुक्त करवाने का अधिकार भी है। नोट यह है कि अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। पहले जो था वो इसमें संपत्ति का अधिकार था। हमने पहले ही देखा था कि जो मोरारजी देसाई की जो कमेटी थी उन्होंने इस अधिकार को हटाया था। फिर जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है ये अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर, यानी कि अगर हमें जो हमारे अधिकार दिए गए हैं उसका हनन हो रहा है तो हम संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय की शरण ले सकते हैं कि मेरे इस अधिकार का हनन हो रहा है और कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान जो है वो लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों को न्याय मिले, लोगों को आपस में रहना सिखाया गया है इसमें। तो इसके तहत अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बस इसी वाक्य के तहत जो है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये जो एक वाक्य है
ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान को या किसने ये कहा है कि ये संविधान जो है वो संविधान की आत्मा है। तो ये आपको याद रखना है। इस अधिकार के तहत न्यायालय 5 प्रकार की रेट जारी करता है और वो 5 प्रकार की रेट इस प्रकार से है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रीट है। इसके तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ता है। यह रेट सरकारी व निजी क्षेत्रों संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है। तो ये जो पहला है, हमें पहली जो रेट है ये हमें हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमें दिया जा रहा है उसके अंतर्गत है। फिर जो है परमादेश, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों को कार्य करने का आदेश दिया जाता है। फिर जो है प्रतिषेध, यानी कि इसके तहत कार्य न करने का आदेश दिया जाता है। और जो 5वां जो रीट है, इस रेट के तहत किसी भी सार्वजनिक पद पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के दाव की जांच की जा सकती है। तो ये जो थे, ये जो रेट थी, ये सरकार जो है वो जारी करती है। जो न्यायालय है वो जारी करता है, सरकार नहीं, न्यायालय है। तो जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तब हम जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त 5 रेट 226 के तहत हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अन्य मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद जो 15, 16, 19, 29, 30 है वो भारत के नागरिकों के लिए ही है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। मौलिक अधिकारों का निर्माण मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।